हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वी हैव कम अप विद दिस सीरीज जहां पर हम 25 लेक्चर्स के थ्रू इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आई एंड आई एफ एस फॉर द जैब एग्जाम कंप्लीटली हम कवर कर चुके हैं ऑल द 45 चैप्टर्स। सो आई होप आप लोगों को ये सारे सेशंस देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपने नहीं देखे हैं सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर 25 लेक्चर्स में सारा आई एंड आई एफ एस को जो है हमने कवर किया है, राइट। सो जब भी हम पढ़ाई करते हैं इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि पढ़ने के बाद हम उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करें। तो इस सेशन में ये दिस सेशन इज जस्ट लाइक अ मॉक टेस्ट, जहां पर हम सारे के सारे टॉपिक्स जो इस पिछले हफ्ते हो चुके हैं उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं वो देखेंगे और उन्हें रिवाइज करेंगे। सो ये क्योंकि मॉक टेस्ट है इस वजह से आपको एक पेन पेपर लेके बैठना चाहिए। इस वीडियो को देखिए एंड जब भी क्वेश्चन आ रहा है यू हैव टू राइट द नंबर एंड उस क्वेश्चन को अपने आप आंसर करने की कोशिश करिए। वीडियो को फिर प्ले करके यू कैन सी द आंसर एंड इस तरीके से पूरा का पूरा अपना जो टेस्ट है वो आपको मार्क करना है। एंड कमेंट सेक्शन में यू हैव टू गिव योर स्कोर। लेट्स सी किसका स्कोर सबसे हाईएस्ट आता है। 40 क्वेश्चंस होंगे इस पूरे मॉक टेस्ट में। आई वुड नॉट कॉल इट अ रिविजन सेशन, दिस इज अ मॉक टेस्ट। तो 40 क्वेश्चंस होंगे इस मॉक टेस्ट में एंड फटाफट से आपको जो है इन क्वेश्चंस को आंसर करना है एंड यू हैव टू गिव द कमेंट कि कितने आपके मार्क्स आए, ठीक है। ऑब्वियसली 25-30 से ज़्यादा आ रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। बहुत अच्छे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूल डी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इससे। बिफोर मूविंग ऑन लेट मी रिमाइंड यू दैट वी हैव कम अप विद दिस क्रैश कोर्स, जहां पर हम कंप्लीट आई एंड आई एफ एस 7 डेज में कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस क्रैश कोर्स में। अगर आप लोग भी चाहते हो कि कंप्लीटली आई एंड आई एफ एस को आप कवर कर पाओ थ्रू द लेक्चर्स जो कि कंप्लीटली लाइव हैं, आप पढ़ रहे हो एंड फटाफट से वहीं पे डाउट पूछ रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड कंप्लीटली इंटरैक्टिव एंड लाइव सेशन से आपने देखे हैं पीपीटीज जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो लाइव क्लासेस एंड शॉर्ट नोट्स इन सारे जो सेशंस का है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शॉर्ट नोट्स यहाँ पर हैं जो पीपीटी के पीडीएफ्स आपको मिल रहे हैं। तो रिवाइजिंग ओनली देम बिफोर द एग्जाम, दैट इज जस्ट इनफ कि आप जो है एग्जाम में इनको रिवाइज करके फटाफट से बैठ जाओ। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो क्विज है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि अटेम्प्ट करके रियल एग्जाम सिनेरियो का आपको आइडिया लगेगा। इफ़ यू आर एनरोलिंग इनटू दिस कोर्स देन आप ये जो कोड है JAIIB 70 से यूज कर सकते हो, जिससे एक्चुअल जो इसका रेट है 2350 यू विल गेट द कोर्स ओनली एट 700 रुपीज। ओके, 700 रुपये एज वी नो बहुत ही कम है आज के डेट में एंड यू विल बी क्वालिफाइंग आई एंड आई एफ एस दिस टाइम कंप्लीटली। ओके, सो टू एनरोल इन द कोर्स लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट डज अ क्रेडिट रेटिंग एसेस? क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली क्या एसेस करता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बिजनेस एंटिटी, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस जो किसी कंपनी का है। इनमें से क्या एसेंशियली, ऑल्दो ये सारे ही आपको जो है सही लग रहे होंगे, बट एसेंशियली मेनली क्या एसेस किया जाता है? इज इट ऑल ऑफ द अबव? ओके, सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सो एज वी नो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्चुअली क्रेडिट वर्थिनेस एसेस करते हैं। क्रेडिट वर्थिनेस होने का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल, मेनली क्रेडिट रेटिंग की जब बात की जा रही है इट इज कौन कौन सा एंटिटीज के क्रेडिट रेटिंग होती है? कंपनीज की होती है, देन इंस्ट्रूमेंट्स की होती है जो भी उन्होंने इशू किए हैं, ऑल्सो इकोनॉमीज गवर्नमेंट्स की क्रेडिट रेटिंग होती है जिसे सॉवरन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। तो ये 3 एंटिटीज़ की होती है एंड देखा जाता है कि ये एंटिटीज़ किस तरीके से अगर लोन ले रहे हैं तो उसे वापस कर रहे हैं। दैट मीन्स डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट रिस्क को, क्रेडिट रिस्क को कम करने से रिलेटेड क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। तो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस एंटिटी बी विल बी द राइट आंसर हियर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज और आर कंसिडर्ड व्हाइल रेटिंग द कंपनीज और इंस्ट्रूमेंट्स? रेटिंग करते हुए क्या कंसिडर किया जाता है? मार्केट पोजीशन कंपनी की कैसी है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसी है, इंडस्ट्री रिस्क कैसे हैं,
इश्यूअर्स की एबिलिटी कैसी है टू सर्विस इट्स डेट, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट पोजीशन देखी जाती है कंपनी की, जी हाँ, क्वालिटी क्या है मैनेजमेंट की, इंडस्ट्री रिस्क कैसे हैं, एंड इश्यूअर की क्या एबिलिटी है सो एज टू सर्विस द डेट। ऑल ऑफ दीज आर टेकन केयर ऑफ जब क्रेडिट रेटिंग लाया जाता है। तो कंप्लीटली एक पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से डेट को सर्विस कर सकती है वो उस कंपनी के स्टैंडर्ड्स, गुडविल और इन सभी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ें देख के एसेंशियली क्रेडिट वर्दीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एसेस किया जाता है। सो डी विल बी द राइट आंसर हियर टू गेट द क्रेडिट रेटिंग। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्रेडिट रेटिंग करता है वो है क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस करना। तो द आंसर भी आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखा फिर आंसर जो है फटाफट से आप आंसर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग लिवरेज लीज, ठीक है। लिवरेज लीज एक्चुअली होता क्या है, एक अरेंजमेंट है वेयर द लेसर बोरोज अ पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस फ्रॉम सम लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो लीज में एक्चुअली होता क्या है, लीज में वी नो कि अगर एक ओनर है जिसकी कोई प्रॉपर्टी है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग जो वो ओन कर रहा है, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन ओन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरोप्लेन को वो लीज पे दे सकता है। लेट्स से वो एकदम पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में लीज पे दे देगा। लीज पे देने का मतलब एनी पर्सन, एनी एंटिटी जो चाहता है कि ये एरोप्लेन वो यूज करे तो वो लीज पे ले लेता है, ठीक है। दिस लीज कैन बी वेरियस काइंड्स। एक होता है लिवरेज लीज, तो ये ओनर क्या करता है, ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर एरोप्लेन को ओन नहीं कर रहा, तो वो किसी से लोन पे लेकर इस एरोप्लेन को खरीदता है पहले, लोन से जो है ये लीज पे दे देता है। तो लीज रेंटल लेट से 100 रुपीज़ पर मंथ आ रहा है, लोन पे उसे 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ओनर का प्रॉफिट पर मंथ कितना हुआ, 20, दैट इज कॉल्ड लिवरेजिंग, ठीक है। लिवरेज लीज इसे कहते हैं। तो ही बोरोज अ पोर्शन ऑफ द परचेस प्राइस, एग्जैक्टली यस, द लोन इज सिक्योर्ड बाय द एसेट्स एंड द लीज रेंटल्स। हाँ जी, लोन जो है लीज रेंटल से आप जो है दे सकते हो, एग्जैक्टली। लेसर एक्ट्स एज एन इक्विटी पार्टिसिपेंट सप्लाइंग ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड द लेंडर सप्लाइज द बैलेंस, ठीक है। जो भी लेंडर है वो बैलेंस सप्लाई करता है। तो व्हाट वी कैन से हियर, ऑल द थ्री आर करेक्ट, ओके। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स। तो ये चीज़ें राइट। व्हाट इज अ हायर परचेज अरेंजमेंट, तो हायर परचेज अरेंजमेंट इट इज सिमिलर टू द लीज। यहाँ पर ओनर है और यहाँ पर एक जो है हायर परचेजर है, ठीक है। ये हायर परचेजर है एंड ये जो पर्सन है इसे हायर क्या कहा जाता है, हायर वेंडर कहा जाता है, ठीक है। इसे हायरर कहा जाता है, इसे हायरी कहा जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा कहा जाता है, बिकॉज ये जो ओनर है ये हायर परचेज के लिए अपना एरोप्लेन दे देगा। तो जब ये एरोप्लेन दे देगा तो इंस्टॉलमेंट्स में हायर परचेजर जो है वो पैसे देता रहता है, ठीक है, रेंट देता रहता है। और फिर आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट ये जो एरोप्लेन है वो हायर परचेजर का हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन होता है कि यू कैन बाय, ठीक है, एंड अगर बाय करना चाहते हो बहुत ही कम रेट में, यू कैन बाय इट आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मोस्टली आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट देयर इज दिस ऑप्शन, ऑब्लिगेशन तो नहीं बट ऑप्शन होता है। तो हायर परचेज अरेंजमेंट के बारे में यहाँ कहा गया, रेंटिंग गुड्स विथ नो ऑप्शन टू परचेज रॉन्ग है, बाइंग गुड्स आउटराइट नो, पेइंग फॉर गुड्स इन इंस्टॉलमेंट विद एन ऑप्शन टू परचेज यस, सेलिंग गुड्स इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हायर परचेज का मतलब होता है सी, पेइंग फॉर गुड्स इन इंस्टॉलमेंट विद एन ऑप्शन टू परचेज। इज दैट क्लियर, सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के कैरेक्टरिस्टिक, ये वेंचर कैपिटलिस्ट इंटेंड्स टू एक्ट एज द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को ओनर बनना नहीं है, ही इज नॉट इंटेंडेड टू act as the owner, isn't it? Venture capitalist does not intend to retain the investment in the investee company forever. Forever जो है नहीं चाहता है, that can be right. A venture capitalist also provides conditional loans depending upon the expected profitability of the business. तो venture capitalist अलग अलग तरीके से जो venture capital undertaking है और जो specific project है let's say, उसमें जो भी कंपनी है उसमें किस किस तरीके से फाइनेंस कर सकता है, इक्विटी बाय कर सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है, राइट। इन अलग अलग तरीके से फाइनेंस कर सकता है।
है। तो जब लोन प्रोवाइड करता है तो कंडीशनल लोन्स भी प्रोवाइड होते हैं। ऐसे लोन्स जहां पर आपको ना प्रिंसिपल लौटाना है ना आपको इंटरेस्ट लौटाना है, बिजनेस अच्छे से करो और प्रॉफिट का लार्ज पोर्शन जो है वो आपको देना होगा, तो ऐसे कंडीशनल लोन्स भी होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो व्हाट वी कैन से हियर, वन तो सही नहीं है, जैसा कि हमने देखा कि ओनर इज नॉट इंटेंडिंग टू एक्ट एज द सॉरी द वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ओनर नहीं बनना चाहता, बट वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिटेन करना चाहता है, कंडीशनल लोन्स जो है वो भी देता है। सो 2 and 3 ओनली इज करेक्ट आंसर हियर। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया हैज द अथॉरिटी टू ओवरसी वेंचर कैपिटल फंड्स एंड इंश्योर देयर कंप्लायंस विद रेलेवेंट रेगुलेशंस। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट को इन द सेंस ओवरसी कौन करता है, ओवरसी रेगुलेट भी सेम एंटिटी करता है। सो विच एंटिटी इट इज, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है सिक्योरिटीज मार्केट एक्सचेंजेस में यहाँ पर आते हैं, तो वी कैन से सेबी इज द राइट आंसर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सी इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, द ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ऑफ द फाउंडर इज लॉस्ट एज द इन्वेस्टर बिकम्स अ पार्ट ओनर। ठीक है, तो जो भी फाउंडर है किसी कंपनी का, उसका जो ऑटोनॉमी है वो लॉस हो जाता है। ऑब्वियसली वेंचर कैपिटलिस्ट कहेगा अरे भाई इस तरह ऐसे काम करो, ये इस तरीके से करो, मैंने पैसे लगाए हैं, डूब ना जाए, राइट। तो उसको वो इसी चीज़ का फिक्र होता है। तो ऑटोनॉमी जो स्पेसिफिक पर्सन की है, जो यहाँ पर है, जो इसका फाउंडर है एक्चुअली, उसकी जो फ्रीडम है वो लॉस हो जाती है। ऑटोनॉमी मीन्स द फ्रीडम, यस, लॉस हो जाती है। प्रोसेस इज लेंदी कॉम्प्लेक्स एज इट इन्वॉल्व हाई डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क हाई डिग्री होता है, यस, लेंदी कॉम्प्लेक्स भी है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज अनसर्टेन, यस, प्रॉफिटेबिलिटी अनसर्टेन है। जो बिजनेस है वो स्केल अप हो गया तो प्रॉफिट बहुत सारा, नहीं हो पाया तो डूब जाएगा पैसा। ओके, दैट इज वाई डी इज द राइट आंसर, ऑल द थ्री आर करेक्ट हियर। सॉरी, एथ क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द सेवरल अल्टरनेटिव्स बाय व्हिच द प्रोवाइडर ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंस कैन एग्जिट। तो लेट मी टेल यू, मई में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मई 2023 में दिस टॉपिक बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई कई क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूँ, वीसी से क्वेश्चंस काफी आए हैं। ओके, दैट इज वाई। तो वीसी में ये पूछा जा रहा है कि इन्वेस्टिंग कंपनी में से एग्जिट कैसे कर सकता है, कौन किसको एग्जिट करना है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टी कंपनी में से एग्जिट कैसे कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट ने किस तरीके से इन्वेस्ट किया है। एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट इक्विटी खरीद सकता है, ओके, मोस्टली इक्विटी ही होता है। दूसरा, वेंचर कैपिटलिस्ट लेट से लोन या डेट दिया है, उसने दे रखा है, ठीक है, लोन इज डेट ओनली, ठीक है। तो इक्विटी जो खरीद रखा है, इसमें इससे कैसे वो जो है निकल सकता है। तो एक तो ये हो गया, अगर ये कंपनी लिस्ट हो गई है तो स्टॉक एक्सचेंज पे सेल कर दिया जो भी इक्विटी है एंड एग्जिट हो गए। या फिर ये कर सकता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट वन जिसने भी पैसे लगाए, वेंचर कैपिटलिस्ट टू को उसने सेल कर दिया। या फिर ये हो सकता है कि जो लोन दे रखा है, लोन के इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे ये कंपनी वापस करेगा वैसे वैसे वो एग्जिट होता जाएगा, ठीक है, सेल्फ लिक्विडेशन इसे कहा जाता है। तो दिस कैन हैपन ऑल्सो। जब ये कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ऐसे में भी एग्जिट हो जाता है वो अपने आप ही, ठीक है। कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, जो भी फायदा, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ वो वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दिया गया, तो वो एग्जिट हो गया। तो दीज आर द वेरियस वेज। और साथ के साथ वेंचर कैपिटलिस्ट ये भी कह सकता है कि कंपनी प्रमोटर भाई वापस ले लो, बाय बैक कर लो, सारे शेयर्स बाय बैक भी हो सकते हैं। तो हमेशा ही एग्जिट करने के लिए दो वेज होते हैं, एक तो स्टॉक एक्सचेंज पे सेल कर देना इफ दैट इज पॉसिबल, वरना उस पर्टिकुलर कंपनी में से बाय बैक कर लेना। बाय बैक यानी कि कंपनी वाले को कहना तूने शेयर्स तो दिया, अब मुझे नहीं चाहिए, वापस ले ले, तो बाय बैक। तो आईपीओ यस, बाय बैक यस, सेल ऑफ एंटरप्राइज टू अनदर कंपनी यस, सेल टू न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट, चारों पांचों चीजें हमने यहाँ पे देख ली। सो डी 1 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। ओके, सारा कुछ यहाँ पर आपको दे भी रखा है। ओके, लिक्विडेशन, सेल्फ लिक्विडेशन, सेल टू न्यू, बाई बैक हो गया, सेल ऑफ एंटरप्राइज टू अनदर कंपनी, जो एंटरप्राइज है कंपनी है उसे किसी और को सेल कर दिया या फिर उसको लिक्विडेट कर दिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पार्टिसिपेंट्स अंडर द ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स के अंडर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है वो पूछा जा रहा है। तो ट्रेड्स होता क्या है यार, ट्रेड्स इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो मेनली किसके लिए एस्टैब्लिश किया गया है, ये एमएसएमईज के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, तो एमएसएमईज के लिए एस्टैब्लिश किया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एमएसएमईज एक्चुअली अपने जो गुड्स हैं उन्हें सेल करते हैं टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बट कई बार ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सही टाइम पे पैसे वापस नहीं करते।
तो इसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बिल जनरेट होता है, ये बिल इनको दिया, इसकी कॉपी इसके पास है। अब ये बिल लेके क्या करे, पैसे चाहिए, पैसों का यूज वो करेगा वर्किंग कैपिटल के लिए, तो ये बिल ले जाके इस ट्रेड्स पे अपलोड कर देता है। ट्रेड्स वाला क्या करता है, फटाफट से इस बिल से फैक्टरिंग यूनिट्स जो है बना देता है। तो फैक्टरिंग यहाँ पर की जाती है, फैक्टरिंग का मतलब है बिल लिया और फिर उसके सामने जो है पैसे दे दिए थोड़े बहुत, नॉट 100 रुपीज़ का है तो 80 रुपीज़ दे दिया ऐसे। तो फैक्टरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। फैक्टर्स कौन होते हैं यहाँ पर, बैंक्स हो गए, देर कैन बी एनबीएफसीज, प्राइमरी डीलर्स, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और फिर फैक्टरिंग कर देते हैं। और इसके बाद क्या, जो बिल मिला हुआ है उसके सामने फैक्टरिंग हो गई। अब ये गवर्नमेंट से पेमेंट लेने का काम ये बैंक्स और जो भी एंटिटीज ने फैक्टरिंग की है उनका है। यहाँ पर एमएसएमईज को पैसा मिल गया, गवर्नमेंट की पेमेंट भी डिलेड तरीके से अगर वो दे रहा है वो भी हो गया, एंड इसके साथ साथ बैंक्स को थोड़ा बिजनेस और प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हु ऑल आर इंक्लूडेड हियर, एमएसएमईज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड, so D is the right answer. Next, 10th, what percentage of the invoice value is paid to the supplier upfront in domestic factoring? Domestic factoring में mostly जो upfront पे कर दिया जाता है, तो factoring में as you know bills जो है ले लिए जाते हैं और फिर जो factor है वो थोड़ा मनी दे देता है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर है या फिर देयर इज दिस सेलर जो जिसने बायर को सामान दे रखा है, बट ये बायर जो है पैसे नहीं दे रहा है वापस, तो ऐसे में क्या होता है, सेलर अपना बिल ले जाके फैक्टर को दे देता है और फिर अब फैक्टर का हेडेक है कि बायर से पैसे ले। ठीक है, अब उसको नहीं पता सेलर को, और यहाँ पर अपफ्रंट जो है 80% अमाउंट के आसपास जो है दे दिया जाता है। सो डी इज द राइट आंसर हियर, एंड 20% लेटर ऑन दे दिया जाता है। इसके लिए सेलर थोड़ा सा इसको कमीशन या फीस दे देता है। Right, 11th question, what is the maximum credit period normally permitted under factoring inclusive of a maximum grace period? फैक्टरिंग का पूरा जो क्रेडिट पीरियड है वो कितना होता है, तो 150 डेज का ये क्रेडिट पीरियड होता है एंड 60 डेज का ग्रेस पीरियड इसमें इंक्लूडेड होता है। ग्रेस पीरियड जो है वो इसमें इंक्लूडेड, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वी कैन डेफिनेटली से, यहाँ एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, ये चीज पूछी गई है। तो फटाफट से क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने होंगे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहला आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस की यहाँ पर बात की गई है। तो जो एईपीएस है इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू एक्सेस फंड्स, तो यहाँ पर फंड्स एक्सेस करने के लिए एईपीएस को लाया गया है एट डोर स्टेप and drive the financial inclusion in India. That is the first statement. नेक्स्ट थिंग इज यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है क्योंकि एईपीएस वी नो ये जो है प्रोवाइड करता है आधार को यूज़ करके आप अपने बैंक अकाउंट जो है उसमें चेंजेस करा, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स वगैरह चेंजेस अगर आपको करने हैं, विड्रॉल्स भी कर सकते हो आधार के यूज से। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच, सॉरी, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एटीएम्स के पीछे का पूरा नेटवर्क है। बीबीपीएस जो है इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल्स पे करने के लिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन आरएफआईडी को के थ्रू ये पूरा होता है, टोल जो है फास्टैग के थ्रू आपका जो कटता है। तो ऑल द थिंग्स, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट, 1 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। Now moving on, which committee's recommendation led to SEBI's approval as far as डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया इज कंसर्न? जस्ट गिव मी अ सेकंड दोस्तों। यस, ओके, रघुराम राजन कमेटी है ये, एलसी गुप्ता कमेटी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, सेबी के द्वारा डेरिवेटिव्स को इंडिया में परमिट करना चाहिए इस तरीके से कौन सी कमेटी ने कहा था? तो डेरिवेटिव्स का एज यू नो क्या होते हैं ये डेरिवेटिव्स? दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स जिनका वैल्यू डिराइव होता है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव शेयर्स। शेयर्स का वैल्यू कहाँ से डिराइव होता है? जब किसी कंपनी के प्रॉफिट होगा तभी शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, और साथ में ये सेटल होता है ऑन अ फ्यूचर डेट। ओके, सेटलमेंट इसका जो है फ्यूचर डेट पे होता है और इससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस जो है अभी डिसाइड कर लिए जाते हैं, प्रेजेंटली डिसाइड कर लिए जाते हैं। ओके, कोई अंडरलाइंग एसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर डेरिवेटिव की जब भी हम बात कर रहे हैं। ये अंडरलाइंग एसेट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वी हैव सीन दैट ऑलरेडी इन द सेशन। तो एलसी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर इंडिया में
डेरिवेटिव ट्रेडिंग को अलाउ किया गया था. सो बी इज द राइट आंसर. 14th क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्वैप्स होते हैं एंड इसमें से वी हैव दिस swap which is called the credit default swap. So we have three types. What are those? Currency swap हो गया एक, दूसरा क्या है interest rate swap हो गया, एंड तीसरा क्या है credit default swap. इसको अलग लिख देता हूँ. तो currency swap and interest rate swap जो है इसमें वी हैव द जो स्वैपिंग होता है वो मनी का होता है, कैश फ्लोस का स्वैपिंग होता है. ठीक है, कैश फ्लो का स्वैप होता है. बट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में डिफॉल्ट या फिर क्रेडिट रिस्क को स्वैप किया जाता है. ठीक है, क्रेडिट रिस्क इज स्वैप्ड. ओके, आई होप यू नो, यू हैव आइडिया ऑन दिस. सो पढ़ते फटाफट से. लोन एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, नहीं भाई. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउस इन्वेस्टर्स टू एक्सचेंज प्रिंसिपल अमाउंट्स. तो प्रिंसिपल अमाउंट्स एक्चुअली होते हैं इन द इंटरेस्ट रेट स्वैप. प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेमेंट्स को स्वैप किया जाता है. कॉन्ट्रैक्ट दैट एनेबल्स एन इन्वेस्टर to offset or swap their credit risk with another investor. Absolutely, credit default swap, credit risk को swap किया जाता है यहाँ पर. So C is the right answer. A form of insurance against natural disasters. Of absolutely not. Okay, so I hope that is clear. Next thing is, which of these is correct regarding over the counter markets, OTC markets and जो है we have stock exchange के ऊपर जो markets है. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस. तो OTC जो है वो किस तरीके से होता है एंड व्हाट इज अदर थिंग. ओवर द काउंटर इज नॉट मार्केट नहीं है जो, ये मार्केट जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव कमोडिटी मार्केट्स एंड वी हैव द फॉरवर्ड मार्केट. ठीक है, फॉरवर्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये सारे फॉरवर्ड जो हैं वो होते हैं ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं किया जाता. फ्यूचर्स कहाँ पर होते हैं? दे आर ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस. ठीक है, ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. ये स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता. रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. एब्सोल्युटली, अ गुड एग्जांपल ऑफ ओटीसी डेरिवेटिव इज फ्यूचर फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. नो, ओटीसी के लिए फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है दे आर द बेस्ट एग्जांपल. OTC markets have a lower level of regulation than exchange traded markets. ठीक है, रेगुलेशन यहाँ पर कम है बिकॉज दे आर नॉट ओवर द एक्सचेंजेस. सेबी एक्सचेंजेस को अच्छे से रेगुलेट कर सकता है. दिस इज डिफिकल्ट फॉर सेबी. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. तो OTC यहाँ पर अगर हम कहें, I think D should be the right answer because 1 and 3 only is the correct option. Next 16, it refers to a exchange of one financial instrument for another between the parties concerned. This exchange takes place at a predetermined time as specified in the contract. तो ये किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? Which of the following is defined in the passage? One financial instrument for another जो है एक्सचेंज किया जाता है, मेनली ये चीज कही जा रही है. ओके, फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, ऑप्शन है या फिर स्वैप है. तो एक्सचेंज की जहां पर बात की गई है देन वी विल ऑलवेज बी रियली क्लियर कि डी स्वैप की बात की जा रही है. तो फॉरवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा मार्केट है जहां पर हमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली फ्यूचर में किसी चीज को खरीदने, बेचने या फिर फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने से रिलेटेड होता है और ये ओवर द काउंटर होता है. ठीक है, सेकेंड थिंग इज फ्यूचर्स. फ्यूचर्स क्या है? ये ओवर द स्टॉक एक्सचेंज सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा है. ऑप्शंस में आपको जो है, फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग अ स्टॉक, तो आपको ऑप्शन मिल गया. तो ऐसे में आप अपना बाइंग या सेलिंग का जो एक्टिविटी है उसे एकदम सिक्योर कर सकते हो. स्वैप्स में आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 3 काइंड्स: करेंसी, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट डिफॉल्ट. 17th question, which of the following either are correct with respect to डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग. मर्चेंट बैंक्स आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स को सेबी रेगुलेट करता है. रिवर्स नहीं है ये. मर्चेंट बैंक्स आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड वेरास कमर्शियल बैंक्स आर एसेट ओरिएंटेड. तो ये तो सही है. मर्चेंट बैंक्स में मेनली मैनेजमेंट होता है. फॉर एग्जांपल इश्यू मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट दे डू. तो यस, इट इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड. और कमर्शियल बैंक्स इज एसेट ओरिएंटेड, डिपॉजिट, एसेट
सॉरी लाइबिलिटी, देन लोन्स जो है एसेट्स है। तो लोन्स जिस तरीके से आते हैं उस पर प्रॉफिट आता है, उसके बेसिस पर बैंक्स चलते हैं। तो यस, मर्चेंट बैंकर्स मेनली अंडरटेक फी बेस्ड बिजनेस एंड वेयर एज कमर्शियल बैंक्स मेनली अंडरटेक फंडिंग बिजनेस। एब्सोल्युटली, तो 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट ये जो है एक्सचेंज कर दिया गया। मर्चेंट बैंक्स को सेबी रेगुलेट करता है क्योंकि ये रिलेटेड है टू इशू मैनेजमेंट, स्टॉक शेयर से रिलेटेड, और कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है। दिस थिंग हैज बीन एक्सचेंज्ड, सो ये द करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी। ओके, 18th क्वेश्चन आपके सामने, द टर्म्स ऑफ सेबी गाइडलाइंस। ऑल डिबेंचर इश्यूज, जो भी डिबेंचर इश्यूज किए जा रहे हैं कंपनीज के विद मेच्योरिटी पीरियड एक्सीडिंग हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू हैव डिबेंचर ट्रस्टी। अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, सो दिस थिंग इज आल्सो गिवन इन द मर्चेंट बैंकिंग वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें दिया हुआ है कि डिबेंचर इशू अगर किया जा रहा है तो ऐसे में 18 मंथ से, अरे आंसर बता दिया, 18 मंथ से ज़्यादा अगर पीरियड है देन यू आर रिक्वायर्ड कि आप एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करो, ओनली देन आप ये डिबेंचर इशू कर सकते हो। सो सी 18 मंथ्स इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन आपके सामने, 18th क्वेश्चन का आंसर 18 था, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन? ठीक है, मजा आया 18th क्वेश्चन करके। टू प्रमोट टूरिज्म अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज, आपको भी आया तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रमोट टूरिज्म अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज, फैसिलिटेट पेमेंट्स फॉर इंट्रा रीजनल ट्रांजैक्शंस, encourage foreign exchange reserves, establish a common currency among member countries। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए सर, क्या है ये? एशियन क्लियरिंग यूनियन का मेन एम क्या है? तो एशियन क्लियरिंग यूनियन हम लेकर आए थे ताकि ये नाम यहाँ पर जो है इसको ध्यान में रखो, क्लियरिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शंस, और एशिया के कई सारे कंट्रीज के बीच में ये ट्रांजैक्शन जो है मल्टीलेटरल बेसिस पे होता है। इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको दिए, अब इसने इसको दिए, इसने वापस इसको दिए, इसने इसको दिए, बहुत सारा कंफ्यूजन। तो यह सारा कुछ सेटल करने के लिए एक सिस्टम लेकर आना होगा, हर एक कंट्री के बीच में ये चीज़ होती है, तो दैट सिस्टम इज एशियन क्लियरिंग यूनियन। ठीक है, क्लियरिंग अच्छे से करें। तो फैसिलिटेट पेमेंट्स फॉर इंट्रा रीजनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बी इज द राइट आंसर हियर। टूरिज्म नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन 20th, व्हाट इज इंटीग्रेटेड ट्रेजरी? तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक पहले ये चीज़ करता था कि जो ट्रेजरी है बैंक का, ट्रेजरी एंड ट्रांजैक्शंस अलग अलग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, वो अलग अलग तरीके से मैनेज किए जाते थे, अलग अलग लेट्स अकाउंट्स, अलग अलग जो है उनके मैनेजमेंट है। तो फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो है वो अलग मैनेज किए जा रहे हैं, एंड डोमेस्टिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को अलग मैनेज किया जा रहा है। दैट मीन्स द ट्रेजरी इज़ नॉट इंटीग्रेटेड। ओके, अब आगे क्या किया गया, इन ट्रेजरीज को इंटीग्रेट कर दिया गया। दीज आर इंटीग्रेटेड, द एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड, द ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड, एंड दैट इज कॉल्ड अ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैकेनिज्म, जहां पर ये सब कुछ एक ही ट्रेजरी, एक ही ट्रांजैक्शन लिस्ट के थ्रू हो रहा है। There are various advantages, also disadvantages, which we have discussed during the session. Standalone financial institution है, comprehensive approach है, balance sheet funding and fund deployment का कुछ भी दिया हुआ है, specialized unit within a bank responsible for customer service, form of government regulation। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू बैलेंस शीट फंडिंग एंड फंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ट्रेजरी, यस, सेकंड वाला ही से है। ट्रेजरी यहाँ पर ये है कि सारे जो फंड्स हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इज रियली इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड तभी होगा जब ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ है एक साथ एक ही ट्रेजरी एंड ट्रांजैक्शन जो लिस्ट है उसके थ्रू कर रहा हो। 21 क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट? कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रोकर्स है, सेंट्रल बैंक्स है, सॉवरेन फंड्स है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, इनमें से कौन कौन करता है? सारे ही करते हैं। ठीक है, दी इज द राइट आंसर, 1 2 3 एंड 4, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज और आर परफॉर्म्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो हमेशा ही इस तरह की जो एसोसिएशन बनती है
फॉर दैट वी हैव एन आइडिया कि जो ये एसोसिएशन है, ये पूरे के पूरे जो अलग अलग एंटिटीज हैं विच आर रिलेटेड टू दिस एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल फेडाई से कौन रिलेटेड है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स जो है, फॉर एग्जांपल एसबीआई इज एन ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज। ऑथराइज्ड डीलर कौन डेजिग्नेट करता है? आरबीआई डेजिग्नेट करता है कि कौन सा बैंक, कौन सी एंटिटी ऑथराइज्ड डीलर होगी। ओके तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस वी हैव इन द फीमा एक्ट ऑल्सो एंड अदर एक्ट्स। ठीक है, तो आरबीआई डेजिग्नेट्स दिस। अब जब आरबीआई ने डेजिग्नेट कर ही दिया है तो ये सब ने कुछ ग्रुपिंग बनाई और उसे वो फेडाई कह रहे हैं। फेडाई इज द फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड ये ग्रुपिंग एक इंटरफेस बनती है बिटवीन दीज पीपल जो कि एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं एंड आरबीआई प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। तो जिस तरीके से एक ग्रुप होता है और उसका एक लीडर होगा जो जाके बात करेगा बाकी सबसे, तो वैसे ही फेडाई है। तो फेडाई के फंक्शंस क्या हैं? एक तो ये कि सारे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैसे करने हैं। दूसरा, जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है बैंक्स में और ये ऑथराइज्ड डीलर्स में, तो उनको किस तरीके से ट्रेन करना है, कैसे उन्हें काम करना है, इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो फेडाई करता है। फिर फेडाई स्टैंडर्ड्स भी सेट करता है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। और ये बाकी जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और आगे हम देखेंगे कि और भी कई सारे यहाँ पर एंटिटीज है, तो इनके साथ मिलकर ये स्टैंडर्ड्स भी सेट करता है। तो देखते हैं, इशूइंग गाइडलाइंस, रूल्स, हैंडलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, यस। ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एक्रेडिटेशन ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स, यस। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। हु कैन एक्सेस द एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एफएक्स इज फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? तो फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म इज वेयर द फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मूव होता है। इन दैट टू ट्रांजैक्शन का जो साइज है बहुत हाई नहीं है, तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म। ओनली इंडिविजुअल्स एक्सेस कर सकते हैं, ओनली लार्ज कॉर्पोरेशन, ओनली बैंक्स, या फिर इंडिविजुअल्स, सोल प्रोपरेटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स, या फिर कॉर्पोरेट्स। तो जहाँ भी ओनली लिखा है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गड़बड़ी तो वहाँ पर होगा। तो व्हाट कैन बी करेक्ट? 3 ओनली इज द राइट आंसर, बट एक ओनली तो सही है। 3 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज सारे ही एक्सेस कर सकते हैं, इंडिविजुअल, सोल प्रोपरेटर्स, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट्स। तो ये जो रिटेल ट्रांजैक्शंस है वो मेनली जो इंडिविजुअल्स हैं और छोटे कंपनीज है दे विल बी डूइंग। ओके, तो ये दोनों के नाम है, सोल प्रोपरेटर्स एंड ये जो है छोटे कंपनीज है। सोल प्रोपरेटर इज अ सिंगल पर्सन रनिंग अ कंपनी, राइट? सो दोज आर द थिंग्स। वो इश्यू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, एचडीएल्स क्या है? ये कौन इश्यू करता है? कौन इश्यू करता है? तो वी हैव एन आइडिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इशू किए जाते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए हैं, देन वील कॉल इट व्हाट? देन वील कॉल इट ट्रेजरी बिल। व्हाट एल्स? ठीक है, ट्रेजरी बिल हम बुलाते हैं इसे। कितने टाइप्स के? 91, 182 एंड 271। 271 डेज का है? नहीं, 364 डेज का वी हैव द ट्रेजरी बिल्स। 3 ट्रेजरी बिल्स वी हैव। देन वी हैव द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। लॉन्ग टर्म में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, एंड ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं 1 ईयर के टेनोर से लेके इट कैन बी टिल 40 ईयर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो वो अब ये सारे हम बात कर रहे हैं अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को इशू करने हैं तो इट कैन ऑल्सो इशू, और ये लॉन्ग टर्म के जो इशू करता है दोज आर कॉल्ड द स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म के स्टेट डेवलपमेंट लोन्स विथ आरबीआई। आरबीआई के थ्रू ये इशू करवाते हैं। आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये लॉन्ग टर्म के एचडीएल्स को इशू करता है। तो हु इश्यूज एक्चुअली? स्टेट गवर्नमेंट। सी इज द राइट आंसर। 25, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड? तो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड पर कोई वो बॉन्ड का जो भी प्राइस है वो लिखा होता है। बॉन्ड यूज किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट सो एज टू गेट कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से कैपिटल जो है उठाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो दैट इज अ बॉन्ड, एंड इस बॉन्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक प्राइस लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल 100, सो दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड प्राइस। इसे क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू भी कहा जाता है, इसे पार वैल्यू भी कहा जाता है। तो लेट से ये बॉन्ड बिक रहा है एट अ प्राइस लेस देन 100, लेट से 80 रुपीज़ में कोई बेचने के लिए रेडी है, यहाँ पर 10% इंटरेस्ट या फिर जो भी है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 80 रुपीज़ पे बेचने को रेडी है, तो इसे हम डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं या फिर डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मोस्टली अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो मोस्टली पार वैल्यू पे ही बिकता है,
और फेस वैल्यू पे बिकता है, तो बॉन्ड पे क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो आपको इंटरेस्ट मिलता है पीरियोडिकली, बॉन्ड आपने खरीद रखा है तो 6 मंथ्स इस तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जितना भी बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो यू विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट वापस, इट इज जस्ट लाइक अ लोन, ठीक है, 100 रुपीज भी आपको वापस मिलेगा। तो वो अब आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड, लिखने वाला था मैं, बॉन्ड प्राइस और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इज इट डायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड, रैंडमली रिलेटेड, दे आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, नो। प्राइस एट विच अ बॉन्ड इज करंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट, अमाउंट ऑफ द बॉन्ड होल्डर विल रिसीव, इनिशियल अमाउंट एट विच द बॉन्ड इज इश्यूड, ठीक है। तो फेस वैल्यू आई थिंक इज द इनिशियल अमाउंट एट विच द बॉन्ड इज इश्यूड, इनिशियल वैल्यू जो भी होता है ये बॉन्ड का वो यहाँ पर लिखा होता है। अब करंटली ट्रेडिंग वैल्यू अलग हो सकता है, फॉर एग्जांपल 80 रुपीज जो है करंटली ट्रेडिंग है तो वो अलग हो सकता है, बॉन्ड प्राइस अलग हो सकती है, बट इनिशियली जो उस पर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू या पार वैल्यू, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड थ्योरम्स? तो बॉन्ड थ्योरम्स कई सारे हैं कि किस तरीके से, अच्छा इसमें आपको आंसर मिल जाएगा जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, बट इवन देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। सो वी नो कि प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, बॉन्ड प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो वी हैव एन आइडिया ऑन दैट, सो ये तो करेक्ट नहीं है, तो वन जहाँ पर है वी कैन स्ट्राइक इट आउट। Then the increase in the price of a bond when the interest rate goes down by a certain percentage is greater than the decrease in its price. तो increase जो होता है बॉन्ड का प्राइस, yes वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द डिक्रीज। तो करेक्ट पूछा हुआ है तो टू तो करेक्ट है ही, तो वो तो वैसे ही दिख रहा है। लॉन्गर द टर्म टू मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड, लोअर विल बी इट्स प्राइस सेंसिटिविटी। तो जैसे जैसे बॉन्ड का मेच्योरिटी का जो टाइम है वो ज़्यादा होता है, लेट्स से 10 ईयर्स का बॉन्ड है और 5 ईयर्स का बॉन्ड है, तो इनमें से जो 10 ईयर्स वाला बॉन्ड है ये ज़्यादा सेंसिटिव होगा, यानी कि इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे, बिकॉज इसका टेनोर ज़्यादा है, पीपल इंटरेस्टेड उसको लेने के लिए आगे जाके, ठीक है। तो मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड लोअर विल बी इट्स प्राइस सेंसिटिविटी, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, बिकॉज 3 इज रॉन्ग। Between two bonds of same maturity, different coupons, the bond with lower coupon will experience more price sensitivity than the one with higher coupon, ठीक है। तो let's say there are two bonds और यहाँ पे 10% का है, 100 रुपीज बॉन्ड है, एंड देर इज अनदर बॉन्ड 100 रुपीज एंड 8%। तो ये जो लोअर कूपन है इसकी प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि कम है, मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस तक रीच, इसको वहाँ तक रीच करने के लिए बॉन्ड के प्राइस को जो है वेरी करना होगा, यील्ड जो मिल रहा है उसको रीच करने के लिए बॉन्ड के प्राइस को ऊपर नीचे करना होगा। तो हमेशा ही ये जो है मार्केट के वेरिएशन के हिसाब से ये हिट होते रहता है, लेट्स से मार्केट वेरिएशन से इससे नीचे हो गया, तो जो भी लोअर वाला है वो हमेशा ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हायर वाला ऐसा होता है कि मार्केट रेट से थोड़ा सा हायर अगर है तो उसमें प्राइस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लोअर कूपन इज मोर सेंसिटिव, आई होप दैट इज क्लियर। 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्राइमरी डीलर्स? तो प्राइमरी डीलर्स होते कौन है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया गया है बाय आरबीआई, तो ये आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया गया है इमीडिएटली प्राइमरी मार्केट में से, इसे कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। आरबीआई ने इशू किया, आपने खरीद लिया, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डीलर। मोस्टली बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब प्राइमरी डीलर्स होते हैं। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर रोल फंक्शन दिया हुआ है। Commit participation as principals in the government of India issues through bidding and auctions. Absolutely. Provide underwriting services, offer firm, buy, sell, bid, ask, कोड्स फॉर टी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स वगैरह को खरीदना और उससे रिलेटेड जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उन्हें खरीदना बेचना। डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी डेट मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला तो सही है, प्रोवाइड अंडर राइटिंग सर्विसेज उतना जो है नहीं लग रहा, बट देन येस हो सकता है। सेकेंडरी डेट मार्केट का भी डेवलपमेंट वो कर सकते हैं, सो डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट हियर, ट्रेजरी बिल्स एंड एवरीथिंग। 28th क्वेश्चन आपके सामने, FIMMDA। तो व्हाट इज FIMMDA? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन, ठीक है। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ओके। तो
लेट्स से जो बॉन्ड्स है, कमर्शियल पेपर्स है, दे कैन बी एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कमर्शियल पेपर्स किनके द्वारा इशू किए जाते हैं? सीपीज इशू किए जाते हैं। कमर्शियल नाम है तो कंपनीज, कॉर्पोरेशंस के द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाने वाले एक तरह के बॉन्ड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो इशू किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स जो इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं और उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनका एक एसोसिएशन है, ठीक है। पहले हमने देखा था एसोसिएशन जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स है उनका। अब यहाँ पर जो एसोसिएशन है ये फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। तो एसोसिएशन इस तरह का उनका क्या काम है? दे आर मोस्टली एक्टिंग एज द इंटरफेस बिटवीन फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव कंपनीज। ऑल्सो अदर साइड पे कौन है? गवर्नमेंट है, आरबीआई है। एंड सिंस ये है तो आरबीआई ने सेबी होगा, जो भी रेगुलेटर है वो ऑन द अदर साइड होगा। इनके बीच का एक इंटरफेस है। फंक्शन एज अ प्रिंसिपल इंटरफेस, यस एब्सोल्युटली। रेगुलेटर्स ऑन वेरियस इश्यूज that impact functioning to undertake development activities, benchmark rates and the new derivative instruments, yes। डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना, रेट स्टैंडर्ड सेट करना, ये इसका काम है। फंक्शन एज आर्बिट्रेटर फॉर डिस्प्यूट्स, यस। डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं तो उन्हें सॉल्व करना। ऑल द थ्री आर करेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर। ज़्यादा डी ही है। तो हाउ डज द इंटरेस्ट रेट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कंपेयर टू रेट्स इन द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट? तो ये चीज़ हम क्लियरली जब सेशन चल रहा था वी हैड डिस्कस्ड कि अगर एक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक। तो बैंक की अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो आता है दैट इज़ द नॉर्मल डिपॉजिट, ठीक है। नॉर्मल डिपॉजिट पर जो आपको रेट मिल रहा है लेट्स से 1% 2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपने डिपॉजिट जब किया। अब इससे ऊपर कौन है? इससे ऊपर वी हैव द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपके पैसे लॉक हो जाते हैं, बट आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है यहाँ पर। लेट्स से 5 6 7% इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रेजेंट रेट। इससे भी ऊपर होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का रेट, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में एक कंपनी दूसरे कंपनी को जो है पैसे देता है और वहाँ पर अपने पैसों को डिपॉजिट कर देता है, राइट। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज हायर दैन ऑल ऑफ दीज डिपॉजिट। नॉर्मल डिपॉजिट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इनसे भी हायर होता है। 8 to 9 10% लेट्स से इंटरेस्ट रेट जो है मिलता है, यस। These are lower than CD rates, no, these are same, higher होते हैं। These are fixed and not influenced by market conditions। तो ये जो CD rates है, certificate of deposit के rates है, उनसे higher होते हैं। I hope you are aware of all of these terms। सेशन में बहुत अच्छे से हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। 30th क्वेश्चन आपके सामने, which of the following is correct with respect to the primary market? Primary market में securities are offered to the public for subscription for the purposes of raising capital। प्राइमरी मार्केट में ये होता है, सिक्योरिटीज ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को एंड कैपिटल जो है उठाया जाता है। द इशू ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स, ये सब प्राइमरी मार्केट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ प्री इशू गाइडलाइन से भी जो दे रखी है एंड वेरियस कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है, यस। द प्राइमरी मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट, यस, वी हैव सीन दैट आल्सो, ओके। तो व्हाट वी कैन से ऑल द थ्री आर करेक्ट। पब्लिक इशू जब आईपीओ इशू किया जाता है, एफपीओ लाया जाता है, ठीक है, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो ये पब्लिक इश्यू हो गया। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया जा रहा है, देन दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट, सो 1 2 and 3 डी इज द राइट आंसर। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ एन एक्सचेंज फ्रॉम अ म्यूचुअली ओन्ड एसोसिएशन टू अ शेयर होल्डर्स ओन्ड कंपनी? तो एक स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली ये म्यूचुअली ओन्ड एसोसिएशन होता है। इसका मतलब जो भी यहाँ पर हेड्स हैं इस स्टॉक एक्सचेंज के, उनके जो फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल देर आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज, देन जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड स्टॉक्स वगैरह में ये है। इस तरीके से जो भी फंक्शंस है, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये सारे जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस अगर एक ही ग्रुप के द्वारा किए जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब लेट्स से ये किसी एक ग्रुप को दे दिया, दूसरा फंक्शन किसी और को, तीसरा फंक्शन किसी और को, दैट इज कॉल्ड डीम्यूचुअलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब म्यूचुअलाइज से ये
वाला काम होता है। इस प्रोसेस को हम डीम्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, डीलिस्टिंग, लिस्टिंग। तो बी इज द राइट आंसर। 32, व्हाट आर डिबेंचर्स एंड हाउ इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टिपिकली पेड। ठीक है, डिबेंचर्स क्या होते हैं एसेंशियली, वी नो अबाउट बॉन्ड्स, हम पढ़ चुके हैं। ऐसे बॉन्ड्स होते हैं डिबेंचर्स भी, बट स्पेशल काइंड के होते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये जो डिबेंचर्स हैं इनमें वी कैन से सिक्योर्ड होते हैं, ये बॉन्ड्स मोस्टली सिक्योर्ड नहीं होते हैं। यानी कि अगर डिबेंचर आप किसी ने इशू किया है और पेमेंट नहीं करी, तो दे हैव समथिंग इन बैकअप जो यूज़ करके वो पेमेंट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। सेकेंड थिंग इज इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ओके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे मोस्टली लेट्स से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, टैक्स नहीं लगता, मतलब इस पे टैक्स लगता है। तो दैट इज द थिंग। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये नहीं, ये बॉन्ड्स होते हैं। Bonds issued by a company with a fixed rate of interest and paid half yearly. Is that correct? Ownership certificate of a company and annually जो है ये पेमेंट होती है। प्रीफर्ड शेयर्स इशूड बाय कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ओनरशिप सर्टिफिकेट, प्रिफर्ड शेयर्स तो है ही नहीं, ये बॉन्ड्स है। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे मिलता है, बॉन्ड्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हमें पता है। एंड हाफ ईयरली पेमेंट होती है, ये भी हमें पता है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल पेपर। आरबीआई कमर्शियल पेपर्स को इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल मार्केट में 1990s में। कमर्शियल पेपर सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो कमर्शियल पेपर वी नो अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, अनसिक्योर्ड होता है, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, एनबीएफसी एलिजिबल नहीं है तो एज टू इश्यू दिस पर्टिकुलर कमर्शियल पेपर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें, एनबीएफसी आर ऑल्सो एलिजिबल टू इश्यू दिस कमर्शियल पेपर। तो पहला वाला यहाँ आपका जो है सही होगा। तो फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यस एक्चुअली ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ी है, इट शुड बी इनकरेक्ट। एंड अगर इनकरेक्ट देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि 1990s में इसे लाया गया है। देन द सेकंड स्टेटमेंट इज कमर्शियल पेपर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योर्ड तो नहीं है, अनसिक्योर्ड है, तो ये इनकरेक्ट है। एनबीएफसी एलिजिबल नहीं है, तो एज यू कैन सी NBFCs are eligible to issue commercial papers, any entity, and also as you can see limited liability, partnership, body corporate, and यहाँ पर banking institutions, companies like NBFCs, all India financial institutions are eligible to issue CPs. ठीक है, नॉट एलिजिबल ये गलत होगा, तो ये दोनों इनकरेक्ट होंगे, तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। 34 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्राई पार्टी रेपो। ट्राई पार्टी रेपो टाइप ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी कॉल ट्राई पार्टी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। तो आरबीआई और बैंक्स के बीच के रेपो के जो गाथाएं हैं हम बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं ऑलरेडी। अब लेट्स से इसी तरीके से आरबीआई ने बैंक और बैंक के बीच में भी रेपो हो सकता है। अगर ये हो रहा है, देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, ट्राई पार्टी एजेंट इसे कहा जाता है। ट्राई पार्टी एजेंट बहुत सारे जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, कोलेटरल सिलेक्शन से रिलेटेड। दूसरा जो सेटलमेंट है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है ना। पहले तो रेपो में आप पैसे दो, फिर पैसों के साथ साथ कोलेटरल जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी जाती है, फिर पैसे वापस करो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, सेटलमेंट में टाइम लगता है, ये वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ भेजो, और कस्टडी भी प्रोवाइड करता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उसकी। तो दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज जो करते हैं। तो कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट, सेटलमेंट, कस्टडी मैनेजमेंट, ये सब किया जाता है बाय द ट्राई पार्टी एजेंट। तो ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा अगस्त 2022 में। फैसिलिटेट किया जा रहा है इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉर ट्रेडिंग। ट्राई पार्टी एजेंट्स आर ऑथराइज्ड बाय आरबीआई सेबी टू प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो 2022 में इश्यू नहीं किया गया था, पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो सेकंड इज नॉट करेक्ट, तो सी शुड बी द राइट आंसर। 2017 से ही ये ट्राई पार्टी रेपो चल रहा है। 35th क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर फॉर अ बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम ट्रांजैक्शन। तो बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम ट्रांजैक्शन को किया जाता है जहां पर बिल्स को देकर उसको डिस्काउंटिंग करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो बिल आपने जनरेट किया, अपने बैंक के पास ले गए, और ये अगर 100 रुपीज़ का बिल है तो बैंक आपको 80 रुपीज़ देगा। अब ये बैंक को भी लेट से पैसे चाहिए तो वो एक और बैंक के पास जाएगा, वहाँ पर इसने बिल दिखाया और इस बैंक ने जो है बिल के सामने डीयूपीएन दे दिया इसे। ठीक है, और
यहाँ पर जो DUPN है उसके बेसिस पर इसे 70 रुपीज़ मिल गए, तो ये बिल री डिस्काउंटिंग हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को री डिस्काउंटिंग और यहाँ पर सबको पैसे मिलते जा रहे हैं, बिल्स अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ द बिल री डिस्काउंटिंग स्कीम। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम पीरियड क्या है? 30, 180 डेज, 15, 60, 45। 15 डेज तो करेक्ट है मिनिमम, 45 एंड 120 एंड 15 एंड 90। तो 15 एंड 90, डी इज़ द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन? TLTROs का मतलब क्या है? तो रेपो ऑपरेशन तो हमें पता है, लॉन्ग टर्म यानी कि 1 से 3 साल, टारगेटेड यानी कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेटेड या फिर स्पेसिफिक ऑडियंस जो होती है उनको लोन देने से रिलेटेड टारगेटेड होता है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, बैंक्स के लिए एडोक्वेट लिक्विडिटी, स्पेसिफिक सेक्टर्स लॉन्गर टेन्योर्स के लिए, यस ये है। स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंटरेस्ट रेट कट, रेगुलेट स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सो बी इज द राइट आंसर as you can see here. Okay, it's not D, sorry, B will be the right answer. Moving on, the minimum subscription limit for investing in REIT, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। REIT यूनिट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है उसे वेरी करके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया जाता है। तो रेट का रिसेंट जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, इज इट 10,000, 15, 50,000 या 1 लाख? तो 15,000 रुपीज़ इज द मिनिमम दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अ रेट। अब इनविट का क्या है? इसी तरीके से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो इनविट का है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स का। सो बी इज द राइट आंसर हियर। 38, एज पर सेबी रेगुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिट रूट्स है स्टिपुलेटेड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए? तो क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड में होता ही है कि आप कभी भी जो है इसे बाई सेल कर सकते हो, उसे एंड कर सकते हो, एंड देन यू कैन जो है उस पर्टिकुलर स्कीम को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो देर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्लोज एंडेड में एक स्पेसिफिक टेनोर होता है, इस टेनोर के कंप्लीट होते ही यू आर गोइंग टू सेल दैट स्पेसिफिक थिंग, जो भी आपका म्यूचुअल फंड है उसका प्रॉफिट आपको मिल जाता है, एंड द म्यूचुअल फंड क्लोजेस। यहाँ पर म्यूचुअल फंड से अगर आपको क्लोज एंडेड से बीच में निकलना है तो सेबी ने 2 तरीके बताए हैं। एक तो ये कहा कि स्टॉक एक्सचेंज के भाई पे जाकर भाई भेज दो, दूसरा ये कहा कि बाय बैक करवा लो, सेम थिंग्स, ठीक है। ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं अदर थिंग्स से रिलेटेड। तो ये रीपर्चेज फैसिलिटी, जी हाँ, थ्रू लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, अगर लिस्टिंग हो गया तो यू कैन सेल इट। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द पोर्टफोलियो ऑफ यूनिट्स, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 1 and 2 ओनली, ए इज द राइट आंसर। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एंड मनी मार्केट? कैपिटल कॉल मनी जो है कैपिटल मार्केट का पार्ट है? एब्सोल्युटली नॉट। कॉल मनी 1 डे के लिए होता है, एज वी हैव सीन, ठीक है। बैंक्स और बैंक्स के बीच में हो सकता है, तो 1 डे के लिए जब हो रहा है तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट कैसे हुआ? कैपिटल मार्केट इज 1 ईयर, उससे ज़्यादा का जो टेन्योर है दैट 1 डे के लिए अगर हो रहा है दैट इज नॉट कैपिटल मार्केट। सो 1 जहाँ पर भी है, दैट इफ वी स्ट्राइक आउट वी रीच द करेक्ट आंसर सी, ठीक है। ओके, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेट का मार्केट है। एब्सोल्युटली कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट्स द डिस्पर्शन ऑफ बिजनेस ओनरशिप एंड रीअलोकेशन फाइनेंशियल रिसोर्स। एब्सोल्युटली, जब हम पढ़ रहे थे कैपिटल मार्केट वी हैव सीन द करेक्ट आंसर हियर इज डेफिनेटली सी, एंड फर्स्ट वाला एज वी नो कॉल मनी जो है दैट इज पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पर फंक्शन है, फंड मोबिलाइजेशन, लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग। तो फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होते हैं, यस। फंड्स मोबिलाइज होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल जो मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है वो है, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से ये सारी चीज़ें फंड्स को मूव करते हैं। लोन्स ले लो, बेस्ट एग्जांपल है, फंड मोबिलाइज होता है। लिक्विडिटी यहाँ पर है, एक सेल किया दूसरे ने बेचा खरीदा, ये चीज़ें जल्दी जल्दी हो सकती हैं। रिस्क भी शेयर होता है, बिकॉज अगर एक कंपनी खड़ी की है और उसमें शेयर्स हमने इशू किए हैं तो हम रिस्क ही शेयर कर रहे हैं ना, बिकॉज हम ओनरशिप दे रहे हैं इतने लोगों को और हम रिस्क शेयर कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग, ऑल द 4 थिंग्स आर पॉसिबल। सो D, 1, 2, 3 and 4 is the right answer. I hope you have enjoyed the session, and if you want to practice more such questions you can download the 400 solved most important MCQs का जो PDF है I and IFS का, वो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241।
फॉर एनी क्वेरीज अगर आपके हैं बात करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट डू दैट एंड इफ एट ऑल यू वांट टू सेंड योर क्वेरीज यू कैन सेंड योर क्वेरीज hello@edutap.co.in पर आप सेंड कर सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो जो है हमारी जो सेशंस की फीडबैक है यू कैन लेट अस नो ऑन द स्पेसिफिक मेल आईडी। कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, कई चीज़ें मैंने आपको ड्यूरिंग द सेशन बताए हैं कि आपको इससे रिलेटेड बताना है, तो यू हैव टू डू दैट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।